गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर में फिजियोलॉजी के अंतर्गत कोगुलेशन ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का बनने की क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी कहीं चोट लगती है बच्चों, तो हमने देखा है कि थोड़ी देर में वहाँ से निकलने वाला ब्लड उस चोट के आसपास जम जाता है। तो ये जो क्वालिटी होती है ब्लड की, कि यहाँ पर भी वेस्कुलर इंजरी हो या चोट लगे तो ब्लड निकलने के थोड़ी देर में जो जम जाता है ब्लड, ये एबिलिटी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हेमोरेज को रोकता है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा, तो जहाँ चोट लगी है वहाँ से ब्लड बहता रहेगा लगातार और ब्लड का लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का, और ब्लड क्लॉट बनना चाहिए। वेसल्स में जब ब्लड बह रहा होता है, रक्त नलिकाओं में जब ब्लड बह रहा होता है, तब क्लॉट नहीं बनता, ब्लड लिक्विड होता है, द्रव की फॉर्म में होता है। और वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन होता है। ये हिपेरिन उस ब्लड को क्लॉट होने से या जमने से रोकता है। ये लिवर से निकलता है। कभी कभी जब इसकी कमी हो या कुछ एबनॉर्मलिटी हो या कोई डिजीज़ होती है तो क्लॉट बन जाता है। और अगर क्लॉट बन जाता है वेसल्स के अंदर, तो आपको पता है बहुत हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, सुना होगा आपने उसके थक्का बनता है, तो थक्का अगर बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता वेसल्स में, तो प्रॉपर सप्लाई बॉडी को नहीं हो पाती। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। तो हम बात कर रहे हैं इंजरी जब होती है, चोट जब लगती है, तो ब्लड वहाँ से निकलता है, थोड़ी देर में वहाँ पे थक्का बन जाता है और वहाँ उसके आसपास एक जाल सा बन जाता है, और इस जाल के अंदर ये ब्लड वेसल्स फंस जाती हैं और उसके बाद फिर फ्लो होना, ब्लड का बाहर निकलना रुक जाता है। बेसिक रिएक्शन जो होती है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, उसमें एक्चुअली ब्लड में जो फाइब्रिनोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है, और चोट लगने के बाद वो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाती है, जिसके कारण कि ब्लड का थक्का बन जाता है। अब ब्लड का थक्का जो बनता है, उसके लिए जितने भी पदार्थ यूज़ होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, वो सब ब्लड में ही होते हैं। लेकिन ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, पैसिव फॉर्म में रहते हैं। जब चोट लगती है या इन्हें कोई स्टिमुलस मिलता है, तभी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें फैक्टर्स कहते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स कहते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन होती है, जैसे एक फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो वो फिर दूसरे को एक्टिवेट करता है, वो फैक्टर फिर तीसरे को एक्टिवेट करता है। इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें लगातार फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं। तो 13 फैक्टर्स हैं कुल, जो कि ब्लड कोगुलेशन में यूज़ होते हैं, और इन 13 फैक्टर्स को रोमन न्यूमरल्स में इंडिकेट करते हैं। रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं उनके द्वारा उनको लिखा जाता है, फैक्टर्स 1 to 13। और जो एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं उनके आगे ए लगा दिया जाता है। जैसे फैक्टर 12 है इनएक्टिव फॉर्म में, और 12A लिख दिया तो वो एक्टिव फॉर्म हो गई। और ये जो इनका नाम दिया गया है फैक्टर्स का, वो इस हिसाब से नहीं है कि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं, ये इनकी खोज के हिसाब से है। तो इनकी खोज के हिसाब से इनको नंबरिंग दी गई है। तो 13 फैक्टर्स हैं मेन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से पहला फैक्टर जो है फाइब्रिनोजन, इम्पॉर्टेंट, मैं आपको नाम बता देती हूँ, डिटेल ये लिखिए, इनका मॉलिक्यूलर वेट और इनकी कितना अमाउंट होता है प्लाज्मा में। तो फर्स्ट फैक्टर जो है फाइब्रिनोजन, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन होती है, और सेकंड फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। थर्ड फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज़ अ लाइपोप्रोटीन, और ये एंजाइम की तरह काम करती है।
चौथा फैक्टर जो है वो है कैल्शियम। तो ये एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है और इनसॉल्युबल फाइब्रिन बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिफ्थ फैक्टर जो है वो है प्रो एसिलरिन, या इसे लेबियल फैक्टर भी कहते हैं। ये एक ग्लोबुलिन है। फैक्टर 6 इज एसिलरिन, जो कि हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट है प्रो एसिलरिन का। इसको हालांकि ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है। सेवन्थ फैक्टर इज प्रो कन्वर्टिन। ये एक स्टेबल फैक्टर है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए ज़रूरी होता है। इसे ऑटोप्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। हालांकि क्लॉटिंग में ये काम नहीं आता, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए ये आवश्यक होता है। एट्थ फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या इसे प्लेटलेट फैक्टर भी कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के लिए ज़रूरी होती है, जो कि फिर थक्का बनने में यूज़ होता है। नाइन्थ फैक्टर इज क्रिसमस फैक्टर, या इसे ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये, और इस फैक्टर का नाम क्रिसमस फैक्टर जो है उस पेशेंट के नाम पर है जिस पर कि इसकी खोज हुई थी, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के लिए ज़रूरी होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण हीमोफीलिया हो सकता है। हालांकि क्लॉटिंग में ये यूज़ नहीं होता है। तो ये नाइन्थ फैक्टर। और टेंथ फैक्टर जो है वो है, इसे स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्लाज्मा में। और 11th फैक्टर जो है इट इज़ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब दूसरे एंजाइम्स होते हैं तो उनकी प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है। एंड द 12th फैक्टर इज हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर 12th फैक्टर होता है, और जैसे ही इंजरी होती है और वेसल डैमेज होती है तो एकदम ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होते ही ये इनएक्टिव 11th कारक को या फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। एंड द 13th फैक्टर, लास्ट फैक्टर जो है 13th फैक्टर, इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। और ये भी एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, और ये जो सॉल्युबल फाइब्रिन है उसका पोलिमराइजेशन करके उसे इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देता है, और इसके लिए इसको कैल्शियम आयन की नीड होती है। उसकी प्रेजेंस में ही काम ये करता है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन में या थक्का बनने में इन्वॉल्व होते हैं। अब थक्का बनने के दौरान ये जो, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये चेन रिएक्शन है, एक के बाद एक एक्शन इसमें होता है, और ये जो फैक्टर्स हैं एक के बाद एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं। तो जब भी कोई चोट लगती है और थक्का बनता है तो बेसिकली 3 रिएक्शन इसमें होती हैं। पहली है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फिर उसके बाद थ्रोम्बिन बनता है, और तीसरा फिर फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाता है, जिसके कारण कि थक्का जो है वो बन जाता है। और इस थक्का बनने में 2 सिस्टम काम करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, यानी अंतः संस्थान होता है, और दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक या बाह्य संस्थान होता है। थियरी जो दी गई है इसके लिए एंजाइम कैस्केड थ्योरी कहलाती है, जिसको कि जिसमें कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता जाता है। तो सबसे पहले जब इंजरी होती है या चोट लगती है तो फैक्टर 12th जो है वो एक्टिवेट होके 12A बना लेता है, और उसके बाद ये 11th फैक्टर को एक्टिवेट करके उससे वो 11A में बदल देता है। और 11th फैक्टर जो है फिर वो 9th फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि 9A बन जाएगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में होती हैं। और उसके बाद जो इंट्रिंसिक फैक्टर है 7th,
ये फिर उसको एक्टिवेट करके 7th A बना देता है। ये सारे फैक्टर्स जैसे मैंने बताया ब्लड में ही होता है और इनके एक्टिवेट होने की एक्टिविटी जो है या जो क्रिया है वो भी इसी में होती है। और ये पूरा सिस्टम जो है वो इंट्रिंसिक सिस्टम कहलाता है। इसके साथ साथ जैसे ही चोट लगती है तो वहाँ का टिश्यू भी उसमें सपोर्ट करता है। वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने में मदद करता है और क्योंकि टिश्यू सपोर्ट कर रहा है ये एक्सचेंजिंग सिस्टम हो गया, इसे बाह्य संस्थान कहते हैं। और इसमें जो 7th फैक्टर था उसकी हेल्प से कैल्शियम आयंस जो हैं उसकी प्रेजेंस में जो 10th A फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। तो कैल्शियम जो आयन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी की प्रेजेंस में ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जो ब्लड क्लॉट बनना है, टिश्यू का डैमेज हुआ है, अब उसके साथ साथ इसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो भी एडहेयर हो जाती हैं और उससे जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। अब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है और ये प्रो कन्वर्टिंग 7th के मिलकर एक एक्सटेंसिंग फैक्टर 10th को साथ एक फैक्टर बनाता है जिसे एक्सटेंसिक फैक्टर 10th या एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो फैक्टर बना वो पोटेशियम विटामिन के जो है उसकी प्रेजेंस में बनता है। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर हुआ 10th, ये प्लाज्मा में फैक्टर 5 जो कि फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। अब नेक्स्ट स्टेज में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है फैक्टर 1 उसको फाइब्रिन मोनोमर में एक एक्टिव फैक्टर 2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते। अब इनका आपस में पॉलीमराइजेशन होता है जिसके कारण कि फाइब्रिन जो है अनस्टेबल फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। 3rd स्टेप में ये जो फाइब्रिन मोनोमर्स बने इनसे फिर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिन का जो प्रोटीन है वो एक जाल सा बना लेता है, क्योंकि ये इंसॉल्युबल फाइब्रिन है, वो एक नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है जो कि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट थ्रोम्बोप्लास्टिन उसके श्रिंक होने से वो वापस फिर टिश्यू में आ जाता है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी की भी ज़रूरत होती है जो कि एटीपी से मिलती है। तो ये पूरी रिएक्शन है एक चेन रिएक्शन जिसके द्वारा ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है।